श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदया। करीबन 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट के सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट लेकर आज का फाइनेंस बिल चर्चा पे आया है। इस देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीताराम जी ने जब बजट पेश किया था 2021 का, तभी कई 8 क्षेत्रों को उन्होंने मद्देनजर रखकर राष्ट्र प्राथमिकी का संकल्प लेकर बजट पेश किया था सभापति महोदय। और इस 8 क्षेत्र जो है उसमें से किसान है, किसान की आय दोगुनी करना, मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास। एक देश के विकास के लिए ये जो 8 क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना स्वाभाविक है। हम सारे शिवसेना पार्टी के तरफ से उसका स्वागत किया था। देश की बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि जब मोदी साहब का कार्यकाल चालू हुआ इस सेकंड टर्म का, तभी इस देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक लेके जाने का उन्होंने मकसद रखा था। हम सारे सभागृह ने उनका स्वागत किया था और सपोर्ट भी दे दिया था। दुर्भाग्य से आज की अवस्था वैसे नहीं है। कोरोना आया, कोरोना का कार्यकाल अभी तक कम नहीं हुआ और इस कोरोना के कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। और सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं तो अलग अलग क्षेत्र के ऊपर उसके जो विपरीत परिणाम हो चुके हैं, उसे देश को उभारना, आगे आना एक कठिन परिस्थिति निर्माण हुई है। और ऐसी स्थिति में इस देश का कारोबार जो है लोगों को, आम आदमी को मद्देनजर रखकर करने की आवश्यकता है। आज माननीय वित्त मंत्री जी के जो 8 क्षेत्रों के जो प्राथमिकी का संकल्प करके उन्होंने बजट पेश किया था, उसमें किसानों की आय दोगुनी करने का उन्होंने संकल्प किया था पहली बार। आज परिस्थिति ऐसे सभापति महोदय, दिल्ली के कैपिटल सिटी, देश की, पूरी दुनिया की, यहाँ लोग एम्बेसी सारे उनके अधिकारी है और दिल्ली के नज़दीक ही वहाँ के किसान आज कम से कम 3 महीने से भी ज़्यादा आंदोलन करने के लिए बैठे। शुरू में बातचीत हुई, उसमें कुछ निर्णय नहीं आया, लेकिन उनकी मांग क्या है, उनका आक्रोश क्यों है, क्यों वहाँ बैठे इतनी लाखों की संख्या से, ये जानकर उनके साथ बात करने की आवश्यकता थी। लास्ट वीक में कांग्रेस के जो अभी बैठे मिस्टर बिट्टू जी, उन्होंने भी इस सभागृह में माननीय अध्यक्ष बिरला साहब को विनंती की थी, आप आगे आइए और ये मीटिंग करके इस किसान आंदोलन के ऊपर कुछ ना कुछ हल निकाले, वो मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य से वो हो नहीं रहा। आज किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार ने संकल्प किया, लेकिन असलियत से वो है क्या, नहीं है। आज कोरोना के बाद जब किसान आस्ते आस्ते ऊपर आने के लिए शुरुआत हुआ तो क्या हो गया, इस सरकार ने किसानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अन्याय किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर डीजल के ऊपर बढ़ाया, पेट्रोल के ऊपर, और डीजल के ऊपर 4 रुपया बढ़ाया। और उसमें क्या नाम दिया उसका, कृषि उपकर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एक अच्छा नाम लेकर किसानों के ऊपर डीजल, पेट्रोल, किसान जो खरीदी करेंगे उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कृषि टैक्स लगाने का एक काम इस सरकार के माध्यम से जब हुआ सभापति महोदय, उसका परिणाम ये हुआ कि किसानों के माध्यम से जो आय दुगुनी करनी थी, वही किसान को उत्पादन जब बाजार में लेकर जाएंगे तो साहजिक है कि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके दरें भी बढ़े और किसान के ऊपर उसका बोझ आया।
सरकार कहेगी कि हम ये जो बढ़ा हुआ यानी कृषि टैक्स जो है हम किसानों के तरह पास से वसूल नहीं करेंगे, तो हम पेट्रोल पंप के मालिकों के पास से वसूल करेंगे, लेकिन सही नहीं है। अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है ये सामान्य किसान के ऊपर होने वाला है, और किसान को सक्षम करने के बजाय किसान को विकलांग करने का काम इस सरकार के माध्यम से सभापति महोदय हो चुका है। इसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, माननीय वित्त मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा, अभी डीजल और पेट्रोल के भाव आप कितने बढ़ने देंगे? आपने क्या सोचा है? 100 रुपया तक आप सील करने के लिए जा रहे हैं? एक बार तो तय करिए ना, 100 रुपया, चलो डीजल ले लो 100 रुपया, पेट्रोल ले लो 100 रुपया, आओ जाओ 100 रुपया दे दो और पेट्रोल डीजल लेकर जाओ, ऐसा कुछ करो ना। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे दरें, पूरा देश को उसके ऊपर परिणाम हो रहा है, गरीब लोगों को जीना हराम हो रहा है। तो ऐसे वक्त में किसानों को आधार देने के बजाय किसानों के ऊपर डीजल पेट्रोल का कोरोना का नाम लेकर सेस लगाया, ये सही नहीं है। उसके ऊपर पुनर्विचार होने की आवश्यकता है। और जब आम आदमी का अगर आप कल्याण होना चाहते तो किसानों के ऊपर जो अन्यायकारक टैक्स है उसको आपको कैंसिल करना ही होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जून 2019 में 71.23 रुपीज था पेट्रोल, आज उसका 97.57, कई जगह पे 101 रुपया भी हो गया। और एक बात ऐसी थी कि डीजल पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गए, एलपीजी भी आज 737 रुपए में मिलता था, वो एलपीजी आज 850 रुपया हो गया। 850 रुपया। गरीबों के घर में चूल्हा नहीं होना चाहिए, गैस से होना चाहिए, मंजूर, हम एक्सेप्ट करते हैं, लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन ये गैस लेने के लिए अभी लोगों के पास पैसा नहीं, गैस का सिलेंडर फेंक दिया और जंगल में जाके लकड़ी लगाकर फिर एक बार चूल्हा जलाने के लिए शुरुआत किया। और सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शिरडी से अगर मुंबई तरफ जाए तो लोगों ने बोर्ड लिखा है चूल्हा के ऊपर पकाया हुआ खाना, और वो लग जाते हैं, लोगों को अभी अच्छा लगता है, गैस से भी चूल्हे का खाना और भी टेस्टी होते हैं। तो क्या सरकार चाहती है क्या कि गैस के दर बढ़े, गैस बाहर फेंक दे और लकड़ी का चूल्हा फिर एक बार जल जाए? धुएं से कुछ ना कुछ बीमारी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन गैस के एलपीजी के गैस दरें हम बढ़ाते रहेंगे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री जेटली साहब थे, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि कोई भी हालत में हमारा गवर्नमेंट, पीएम साहब सोच रहे हैं कि डीजल पेट्रोल ये भी जीएसटी में हम लाएंगे। ये रिकॉर्ड पे है लोकसभा के। क्या उस वक्त प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे डीजल पेट्रोल ये भी जीएसटी में आना चाहिए? पूर्व वित्त मंत्री ने भी वैसा आश्वासित किया था सारे सभागृहों को, हम लोगों ने विश्वास रखा था। आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मन में थी बातें, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बोले थे, उन्होंने 18 दिसंबर 2017 को, एज फार एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न, we are in the favor of bringing petroleum under GST, and also our prime minister says his government is committed to bring natural gas under GST। अभी जीएसटी वैसे के वैसे है, लेकिन ये ना नहीं आया अभी तक जीएसटी में। अभी तक क्यों नहीं यहाँ तक पहुंचा मुझे मालूम नहीं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को विनंती करना चाहता हूं, क्या आपको भी अच्छा लग रहा है क्या ये जो बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दामे अगर देखें, इतने टैक्सेस है उसके ऊपर, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, क्यों नहीं इस डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने का आप कोशिश कर रहे हैं? मेरी विनंती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को विनंती है, आप गरीबों के कईवारी है, आम आदमी को आधार देते हैं, आप वैसे ही मैं आपको विनंती करना चाहता हूं, आम आदमी के भलाई के लिए
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी इनके बढ़ते हुए दरों को अगर रोकना होगा तो इनको जीएसटी में शामिल करना ही होगा। आज के इस बिल के रिप्लाई में आदरणीय अर्थ मंत्री उसका आश्वासन देंगे, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं। सभापति महोदय, तीसरा मुद्दा था स्वस्थ भारत। कल या हो मैं परसों भी बोला, जैसे कि हमारे कांग्रेस के सदस्य ने भी अच्छी बात बताई, कोरोना के इस महामारी में सारे देश का आरोग्य बढ़ चुका है, यानी ढल चुका है। पूरा देश, पूरी दुनिया क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री हो, आरोग्य मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो या देश के वैज्ञानिक, जिस तरह से अपने देश में कोरोना वैक्सीन का उन्होंने संशोधन किया, हम सारे लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का प्रोविजन किया। मैं बधाई देता हूं अपने पंतप्रधान जी को बधाई देता हूं। अपना देश का नाम आपने ऊंचाया, सारे बड़े बड़े देश पीछे पड़ गए और अपने देश में कोरोना वैक्सीन शुरू हो गई। लेकिन इस कोरोना वैक्सीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुफ्त देने की आवश्यकता है सभापति महोदय, उसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वस्थ भारत बनाना होगा। तो कोरोना से भी अगर हम लोग निपट जाएंगे तो भी देश के ग्रामीण इलाकों की जो स्वास्थ्य की यंत्रणा है वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। जैसे कि मैंने इसके बताया था, 108 की एम्बुलेंस हो, ग्रामीण इलाके के आरोग्य की सुविधा हो, एनआरएचएम की सुविधा हो, स्टाफ नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, मेडिकल कॉलेज जिस संख्या से होनी चाहिए देश में वो नहीं हो रहे। आज तो सोचो कि अभी कोरोना ने हमें फिर एक बार आयुष के तरफ लेकर गए। एलोपैथिक साइड इतनी एडवांस होने के बावजूद भी हमारे आयुष मंत्रालय आदरणीय श्रीपाद जी नाइक ने आर्सेनिक लैब ले लो सबको बोल रहे थे, लोगों ने अनदेखेपन किया, हम सारे लोगों ने, लेकिन वही आर्सेनिक लैब एक कोरोना के जो पेशेंट थे या सारे देशवासी थे, इस सारे को कोरोना आर्सेनिक लैब एक उपयुक्त हो रहा था। इसके लिए हमारे देश में भी आयुष को बढ़ावा देने की आवश्यकता है सभापति महोदय, आयुष की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि उनको भी कैसे न प्रोजेक्ट कर सकते उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं अकेला हूं पार्टी का, हाँ थोड़ा सा और बात करने दीजिए मुझे आपको। युवा के लिए अवसर, सुशांत युवाओं के अवसर, आज क्या हो गया सभापति महोदय, युवाओं के अवसर के लिए जब केंद्र सरकार सोच रही थी, दुर्भाग्य से आज 6.8 लाख इंडियन कंपनीज क्लोज अक्रॉस द इंडिया टिल डेट, यानी परसों तक 6.8 लाख कंपनी बंद हो चुकी और साथ साथ 74% स्मॉल बिजनेस ये भी उन्होंने शटडाउन कर चुका। ये कोविड-19 के कार्यकाल में 6.8 लाख कंपनी बंद हो चुकी और 74 स्मॉल बिजनेस उन्होंने भी शटडाउन कर चुका। 10,000 से भी ज्यादा फर्म इन्होंने बंद कर चुके, 10,000 से भी ज्यादा। क्या कारण है? इतनी भारी संख्या से बेरोजगारी कोरोना के कार्यकाल में होने के बाद भी उनमें इस बेरोजगारी कैसे कम हो सकते हैं और रोजगार कैसे निर्माण हो सकते हैं, और 10,000 फर्म जो बंद हो चुकी, 74% इंडियन कंपनी बंद हो चुकी, वो क्यों कारण ये बंद करना पड़ा, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इसके लिए कोरोना के सभापति ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट तो सभापति महोदय, उस वक्त मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली होटल इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, ऐसे बड़े इंडस्ट्री को शासन के तरफ से मदद करने की आवश्यकता है। आज भी क्या हो गया, एक 5 स्टार होटल नहीं, ये मुंबई में 5,000 में 5 स्टार होटल का रूम मिल रहा है, विथ लंच विथ डिनर, कोई आ नहीं रहा रहने के लिए। तो कैसी एम्प्लॉयमेंट कैसी क्रिएट हो जाएगी? या एविएशन सेक्टर में भी लाखों लोग काम करते थे, एविएशन सेक्टर आज भी बढ़ावा नहीं ले रहा है। इसके लिए इस जो
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते वक्त मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ कंपनी बंद हो रही वहां अनदेखेपन कर रही है, लेकिन साथ साथ 50 अब्जोदिश जो अमीर लोग हैं उनको 68,000 करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से माफ कर दिया। एक तरफ जीएसटी वसूल करते वक्त किसको भी माफ नहीं है, हर महीने में चलन भरो, नहीं भरेगा तो पेनल्टी, और जीएसटी के साथ साथ भी अभी 1 जनवरी से टीसीएस चालू किया। ये क्या नया बंगाल गौड़ बंगाल है मुझे पता नहीं, मैडम उसके बारे में हमें जानकारी दे तो अच्छा है। लेकिन टैक्स कलेक्शन सोर्सेज जो है वो व्यापारी लोगों के ऊपर 1 जनवरी से लागू किया जिनका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, यानी जिस वक्त 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेगा उसके बाद उसको 1% टीसीएस चालू हो जाएगा, लेकिन 0 से चालू हो रहा है ऐसे व्यापारी लोग बोल रहे हैं। और इसके लिए सभापति महोदय, इस जीएसटी के परेशानी से कई लोगों ने अपना धंधा बंद कर चुका, 1-2-3 मिनट धंधा बंद कर चुका, व्यवहार जो चल रहा था बंद कर चुका, सुसाइड करना चालू किया। कोरोना के कार्यकाल में जीएसटी के वजह से कितने लोगों की आत्महत्या हो चुकी है सभापति महोदय, अगर अध्ययन करें तो इनकी भी संख्या लाखों में हो जाएगी। तो क्या ये 50 लोगों के लिए आप 68,000 करोड़ आप माफ करना चाहते, तो क्यों नहीं हमें डीजल पेट्रोल और एलपीजी जीएसटी में ले रहे? सभापति महोदय, इस कोविड के कार्यकाल में भी अंबानी की रिलायंस को पेंशन फंड के 90,000 करोड़ भी दे चुके हैं। एक वर्तमान पत्र में जो आया है उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं आपको लेकिन उसके साथ साथ और एक गंभीर मामला आपके सामने लाता हूं कि इस कोरोना के कार्यकाल में 71 लाख ईपीएफ अकाउंट बंद हो चुके हैं। ईपीएफ अकाउंट 71 लाख ईपीएफ अकाउंट का फायदा उसके पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो कुछ पूंजी मिलते उसे रिटायरमेंट लाइफ वो गुजरने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने अकाउंट बंद कर चुके हैं। और सिर्फ 2 मिनट, और आगे क्या करे इसके बारे में अभी सोच रहा है। जीएसटी का एक मामला और एक मैं बताना चाहता हूं, और बाद में इस साथ साथ अभी निजीकरण की इस सरकार की नीति क्या किसके लिए मुझे समझ में ना रहे। इस देश को सरकार ने चलाना चाहिए। पंतप्रधान इंदिरा जी का एक कार्यकाल में ये सारे बड़े बड़े उद्योगों का नेशनलाइजेशन कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट हो, बीपीसीएल हो, वेरियस पीयूसीज हो, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रेलवे, एलआईसी और अलग अलग 26 गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट पीएमओ लेफ्ट ऐसा बोले पीयूष गए और पीएमओ लेफ्ट ऐसा बोले। 26 कंपनी, सरकारी कंपनी आप शटडाउन करना चाहते हैं, होल्ड आउट करना चाहते हैं क्या? ये एक सरकार सारे देश को बेचने का कोशिश कर रही है क्या सभापति महोदय? क्यों कारण है? एयर इंडिया 60,000, लेकिन आज भी एयर इंडिया अगर नहीं होते उसके जो सब्सिडाइज कंपनी है उसके ऊपर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। पिछले हफ्ते में मेरे सहकारी अरविंदर सावंत उन्होंने जुरावर में बोले थे सब्सिडाइज कंपनी के ऊपर अन्याय करना, उनको भी बेचने के लिए तैयार होना। सारे के सारे देश में बड़े बड़े पीयूष बेचो और वन नेशन और 2 आदमी बस उनके लिए देश रखो, बाकी कोई भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सभापति महोदय, पिछले वर्ष में सभापति महोदय हार्डली 1 मिनट बाकी रह गया। 1 मिनट कंक्लूड नहीं 1 मिनट ज्यादा नहीं 1 मिनट। सभापति महोदय, हमारे देशवासी कितने ईमानदार है देखिए आप। कोरोना होने के बावजूद भी सिर्फ दिसंबर 20 में कोरोना होने के बावजूद भी 1,15,174 करोड़ इतना जीएसटी लोगों ने दिया देश के लिए। रोते नहीं बैठे देशवासी, दिया उन्होंने। और लेकिन उसमें से हमारे महाराष्ट्र की मांग है एक 28,000 करोड़ आपका जमा है, वो तो महाराष्ट्र को दे दो।
3,290 करोड़ ये एलबीटी ये महाराष्ट्र का बाकी है, वो तो दीजिए, अन्य राज्यों का तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य जो टैक्स कलेक्शन स्टेट जिसे कहते हैं उसका 28,000 हार्डली 1 मिनट बाकी है सर, 1 मिनट सभापति महोदय श्री नहीं एक मिनट एक एमपी फंड का लेता हूँ और बाद में मेरे समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय 1 मिनट, नहीं मुझे इतराज नहीं है, मुझे बिल्कुल इतराज नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश के राष्ट्रपति हो, उन्हें 7,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट लेने की वक्त ले रहे, ले लीजिए, देश के लिए आवश्यक है, लीजिए। 7,500 करोड़ का जब आप एयरक्राफ्ट लेते हैं तो हम गरीब सांसदों का आप 5 करोड़ क्यों लेते हैं? 5 करोड़ क्यों लेते हैं? सभापति महोदय, 1.5 लाख का हैमास, 5 लाख का पानी की योजना, कुछ 6 लाख की वेल कुआं, ऐसे ही काम पीएम फंड से हो रहा था। इस 5 करोड़ से यानी हमारे जेब में जो एक आधा मिनट सभापति महोदय, सिर्फ आधा मिनट, हमारे जेब में जाने वाले सैलरी आपने काटो, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता के पास जो जाने वाला पैसा था, जनता के हित के लिए जाने वाला पैसा था, गरीबों के हित के लिए जाने वाला पैसा था, वो एमपी फंड आपने बंद करके 7,500 करोड़ का जहाज खरीदी करे। आप आराम से बैठिए प्रधानमंत्री जी, हमें वादा नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अर्थ मंत्री जी, 30 सेकंड मैं धन्यवाद दूंगा अर्थ मंत्री जी को, उन्होंने 3,400 करोड़ का आउटस्टैंडिंग एमपी फंड का रकम थी, 20 सेकंड सभापति महोदय, 20 सेकंड, 3,400 करोड़ आउटस्टैंडिंग थी। हम मिले अर्थ मंत्री जी से विनंती की और उन्होंने 2,200 करोड़ रिलीज किया है। मैं उनको आप बधाई देता हूं और विनंती करता हूं जो शेष बाकी है ना वो भी रिलीज करे, लोगों का पैसा है। सभापति महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुनील जी आप धन्यवाद देता हूँ, मैं मेरा विचार समाप्त